नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। केंद्र ने कोरोना संबंधी चिकित्सा सामग्री के आयात पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं से इस महीने निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा। देश में 1,62,00,000 से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु और केरल में कड़े प्रतिबंध लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 2 और दिन बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया है। इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये परीक्षा 31 अगस्त से पहले नहीं होगी। परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना दिया जाएगा। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बीएससी, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। केंद्र ने एक बड़ी राहत देते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन, एपीआई, चिकित्सा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड टीके सहित चिकित्सा सामग्री के आयात पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया है। इनके निःशुल्क वितरण के लिए ये छूट 30 जून तक दी गई है। इससे पहले केंद्र ने इन चिकित्सा सामग्री पर आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटा दिया था। इस छूट से निःशुल्क वितरण के लिए कोविड राहत सामग्री का बिना आईजीएसटी भुगतान के निःशुल्क आयात हो सकेगा। राज्य सरकारों से आयातकों को ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त करने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा। ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। देश में अब तक 1,62,93,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 81.77% है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा। श्री अग्रवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जा रहे कार्य के आरंभिक परिणाम नजर आ रहे हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है।
क्यूमुलेटिव डेथ रेट देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है। साथ ही अगर हम डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। कुछ राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उन्हें एहतियाती उपाय करने चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसे राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमण की संख्या स्थिर होने या घटने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि ज्यादा कोविड मरीजों वाले राज्यों में गंभीर प्रयास जारी रखने चाहिए। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं, और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहां यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे, और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। संयुक्त सचिव ने कहा कि देश में मृत्यु दर करीब 1.10% है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 34,13,000 से अधिक है। देश भर में अब तक 15,88,00,000 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 16,50,000 लोगों को कल टीके लगाए गए। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 साल के 2,15,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। ओडिशा सरकार ने कल से शुरू हो रहे राज्यव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी कोविड टीकाकरण अभियान जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने जिलाधिकारियों को आदेश में कहा है कि लोगों को टीका लगाने के लिए रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में टीकाकरण केंद्रों पर जाने की अनुमति दी जाए। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से 19 मई तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल 46,000 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। अब तक राज्य में 59 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। लॉकडाउन को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 16 मई को पीपली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए मतदान स्थगित कर दिया है। राज्य में कल कोविड से 9,000 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु सरकार ने 6 मई से 20 मई तक के लिए नए लॉकडाउन प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में मुख्य सचिव राजीव रंजन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की डीएमके नेता एमके स्टालिन के साथ विस्तृत चर्चा हुई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नए लॉकडाउन प्रतिबंधों के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% तक की क्षमता के साथ कार्य करेंगे। परिवहन सुविधा जैसे मेट्रो और बस सेवा 50% यात्रियों के साथ चलेंगी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स को एक समय में 50% ग्राहकों के साथ बिना एसी के खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट, होटल और चाय की दुकानों से घर के लिए भोजन ले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं ऑडिटोरियम, मनोरंजन क्लब, बार, मीटिंग हॉल को बंद रखने को कहा गया है। वैवाहिक समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रविवार तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जरूरी सेवा जैसे मीडिया और चिकित्सा आपातकालीन सेवा किसी भी समय आ जा सकेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि कोविड संक्रमण में तेजी को देखते हुए राज्य में आज से सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। लॉकडाउन की तरह के प्रतिबंध 9 मई तक लागू रहेंगे। इस दौरान राज्य में केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा चलती रहेगी और रेस्तरां के केवल खाना पहुंचाने की सेवा उपलब्ध रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी कंपनियों, उद्योगों और संगठनों के कर्मचारी वैध परिचय पत्र लेकर यात्रा कर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अपने कर्मचारियों से अधिक घर से ही काम करवाएंगे। अन्य संस्थानों में केवल कुछ आवश्यक कर्मचारियों की ही उपस्थिति की अनुमति होगी।
राज्य में पहले से जारी सप्ताहांत प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस बीच केरल में कल कोविड के 26,011 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 19,519 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में नए कोविड रोगियों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में कल लगभग 59,500 संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 40,41,000 पहुंच गई है। इसी तरह लगातार तीसरे दिन मुंबई में कोविड से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। इस बीच मुंबई में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान फिर शुरू हो रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा है कि आज से केवल दूसरी खुराक लेने वाले नागरिकों को चुनिंदा सरकारी और निगम संचालित केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। टीकों की कमी के कारण टीकाकरण अभियान को 30 अप्रैल से रोक दिया गया था। नगर निगम ने एक बयान में कहा है कि दूसरी खुराक के लिए आने वाले नागरिकों को अपने पहले टीकाकरण संदेश या प्रमाण पत्र के साथ केंद्रों में आना होगा। नगर निगम क्षेत्र में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण जारी रहेगा। ये केवल उन नागरिकों के लिए होगा जिन्होंने टीकाकरण के लिए नगर निगम द्वारा पंजीकरण किया हो और जिन्हें इसके लिए अपॉइंटमेंट दी गई हो। आज के लिए भी प्रत्येक केंद्र में मात्र 500 टीके उपलब्ध होंगे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लगा कोरोना कर्फ्यू 2 और दिन बढ़ाने का फैसला किया है। नए आदेश के अनुसार ये पाबंदी सभी 75 जिलों में बृहस्पतिवार सुबह तक लागू रहेंगी। कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां आज सवेरे समाप्त हो रही थीं। छत्तीसगढ़ में आने वाले हवाई यात्रियों के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। अब सभी हवाई यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा कर आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से पहले के 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। हवाई यात्रियों को उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। राज्य शासन ने सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही बोर्डिंग पास जारी किया जाए। यदि कोई यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना छत्तीसगढ़ पहुंचता है तो उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल 12,820 व्यक्ति कोविड से संक्रमित हुए। कल 11,999 रोगी संक्रमण मुक्त हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में धीरे धीरे कमी हो रही है। इसी तरह राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक 4,616 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,309 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 140 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 1,47,499 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 747 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,41,843 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण का कार्य आज से बंद किया है। टीके की नई आपूर्ति सुनिश्चित होने के बाद नगर निगम द्वारा इसे फिर से शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए प्रत्येक विधायक और विधान परिषद सदस्य की मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि से 2 करोड़ रुपए लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 243 विधायक और 75 विधान परिषद सदस्यों से मौजूदा वित्त वर्ष में 636 करोड़ रुपए संकलित किए हैं। इस राशि का उपयोग कोविड रोगियों के उपचार में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार बिना वैध अनुमति के कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अनिल कुमार सिंघल ने कहा है कि कुछ निजी अस्पताल बिना अनुमति के कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ऐसे अस्पतालों पर जल्द रोक लगाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक मनोज परीदा ने कल सेक्टर 23 में बाल भवन में बने मिनी कोविड सेंटर का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरा किया। ये कोविड सेंटर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवा समिति के 13 ही 13 मिशन ने स्थापित किया है।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर में आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन का स्तर कम होने और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण होने पर अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन और बायो मार्कर्स का तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जब जरूरी हो। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई जिन्होंने एसिम्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। केंद्र ने कोरोना संबंधी चिकित्सा सामग्री के आयात पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं से इस महीने निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा। देश में 1,62,00,000 से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु और केरल में कड़े प्रतिबंध लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 2 दिन और बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा दोनों नेता कोविड-19 की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये शिखर बैठक दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक संबंधों और सहयोग को विस्तार देने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल लंदन में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कोविड की वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया। बातचीत में वैक्सीन उत्पादन क्षमता और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन और म्यांमा मुद्दे पर भी बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने इस कठिन स्थिति में खासकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति को लेकर अमेरिका के सहयोग की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की लंदन यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। राज्य के विभिन्न भागों में कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हमले में कई लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर चुनाव नतीजों के बाद भाजपा उम्मीदवारों के साथ हुई हिंसा के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। राज्य के विभिन्न भागों में उपद्रवियों ने कथित रूप से चुनाव लड़ने वाले भाजपा नेताओं के घरों में आग लगा दी और उनकी परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर में हुई झड़प में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के वाहन पर भी हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ व्यापक हिंसा के विरोध में कल राष्ट्रव्यापी धरने की घोषणा की है। भाजपा ने कहा है कि पार्टी के संगठनात्मक मंडलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कोविड से बचाव के सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की मतगणना आज तीसरे दिन भी जारी है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि मतगणना और सभी परिणाम दोपहर तक आने की उम्मीद है। राज्य के 826 केंद्रों में गिनती हो रही है। राज्य में पंचायत चुनाव 4 चरणों में हुए थे। 3 लाख से अधिक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की।
मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने ये नई योजना शुरू की है, जिसे 2021-22 से 2026-27 के दौरान लागू किया जाएगा। इस पर 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने में सहयोग देना है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे संबंधित शर्तें, न्यूनतम निवेश, चयन प्रक्रिया और अन्य ब्यौरे दिशा निर्देशों में दिए गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने उद्योगों से अगले 2 सप्ताह के लिए कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की आवश्यक उपस्थिति वाली गैर जरूरी आर्थिक गतिविधियां कम करने को कहा है। CII के अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को अपने संचालनों की समीक्षा करनी होगी और केवल जरूरी कार्यों तक सीमित रहकर कर्मचारियों की उपस्थिति कम करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। श्री कोटक ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ और उद्योग जगत कोरोना संक्रमण में तेज बढ़ोतरी से निपटने में सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। CII ने कंपनियों से अपने कर्मचारियों का टीकाकरण तेज करने और वैक्सीन उपलब्धता बढ़ने के साथ टीकाकरण अभियान आसपास के समुदायों में भी चलाने का आग्रह किया। अमेरिका से चिकित्सा उपकरणों की 5वीं खेप आज सुबह भारत पहुंची। इसमें 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस सहयोग के लिए अमेरिका की सराहना की है। कुवैत से भी 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खेप आज भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस सहायता के लिए कुवैत सरकार का आभार व्यक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जगमोहन दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी रहे थे। उन्हें एक बार राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। उन्होंने 3 बार लोकसभा की नई दिल्ली सीट का प्रतिनिधित्व किया। वैमानिक वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का कल रात बिहार के दरभंगा जिले में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। उन्होंने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री वर्मा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निकट सहयोगी थे। वर्ष 2018 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री वर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद इस समय अंक तालिका में सबसे नीचे है और उसे प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए अपने अगले सभी मैचों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। और अब अन्य खेल समाचार निखिल कुमार से। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद IPL जारी रखने पर सवाल खड़ा हो गया है। BCCI को एक और झटका उस समय लगा जब दिल्ली में 4 और 5 मई के बीच के मैच के आयोजन स्थल अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के 2 सदस्य और 3 फील्ड कर्मचारी पॉजिटिव मिले। पता चला है कि KKR के खिलाड़ियों ने अहमदाबाद में होटल में खुद को बंद कर लिया है और वे प्रैक्टिस के लिए भी कल बाहर नहीं आए। यदि बृहस्पतिवार तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 6 या 7 मई तक बाहर आने की अनुमति होगी। इस बीच BCCI ने सभी फ्रेंचाइजी के मेहमानों की संख्या कम करके 20 कर दी है। BCCI टूर्नामेंट के बाकी मैच मुंबई के 3 स्टेडियम में आयोजित करने पर विचार कर रहा है। IPL के अप्रैल के पहले चरण के मैच मुंबई में ही हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी माइकल स्लेटर भारत में कोविड के खबरों के बीच मालदीव चले गए हैं। वे IPL के लिए भारत में थे। उधर क्रिकेट विश्व रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। वहीं श्रीलंका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 209 रन से हरा दिया है। दोनों देशों के बीच पहला मैच ड्रॉ हो गया था। इस बीच श्रीलंका के पूर्व वनडे क्रिकेट कप्तान थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। खेल की अन्य खबरों में शीर्ष भारतीय तीरंदाज जयंत तालुकदार को कोविड पॉजिटिव होने के बाद गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तालुकदार को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और वे 2006 में विश्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत में कोविड की स्थिति पर अपने सरकारी weibo.com अकाउंट पर विवादित पोस्ट के बारे में जवाब देने से बचाव किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े वेइबो अकाउंट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में कोविड स्थिति का उपहास उड़ाया गया था। काफी विवाद और आलोचनाओं के बाद ये पोस्ट अब हटा दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और विशाल, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या खास है। जी मुकेश, कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हरिभूमि का शीर्षक है 100 दिन की कोरोना ड्यूटी पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और फिर सरकार देगी प्रधानमंत्री कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान भी। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री ने कोविड से लड़ाई में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मुख्य निर्णयों का अनुमोदन किया। जनसत्ता के अनुसार चिकित्सा प्रशिक्षुओं को कोरोना प्रबंधन में लगाया जाएगा। नीट स्नातकोत्तर की परीक्षा 4 महीने तक स्थगित। केंद्र से सहायता प्राप्त संस्थानों की ऑफलाइन परीक्षाएं भी स्थगित। अमर उजाला के अनुसार जेईई मेन मई सत्र की परीक्षा टली। कोरोना संक्रमण पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कुछ राज्यों में स्थिरता के संकेत। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब में दैनिक मामलों में ठहराव। दैनिक जागरण का शीर्षक है कोरोना से राहत के संकेत, 13 राज्यों में दैनिक मामलों में गिरावट। पंजाब केसरी की सुर्खी है कोरोना काबू होने लगा, संक्रमण घटा, रिकवरी रेट बढ़ा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के टीकाकरण पर हिंदुस्तान का शीर्षक है 37,000 युवाओं ने दिल्ली में लगवाया टीका। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली में 301 सेंटरों पर 18+ वालों को लगने लगी वैक्सीन। जल्द खुलेंगे 3,000 टीका केंद्र। लोकसत्य के अनुसार जर्मनी से 4 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचे भारत। वायुसेना के विमान ने हिंडन एयरपोर्ट पर उतारा कंटेनर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अमेरिका से पहुंची 1.25 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है महामारी में अमेरिका में अकेले रह रहे बुजुर्ग तनाव कम करने के लिए जल्द जीवन साथी पाना चाहते हैं। डेटिंग साइट पर बुजुर्गों की संख्या 15% तक बढ़ी। अमर उजाला की सुर्खी है बंगाल में चुनाव बाद हिंसा, 9 की मौत, भाजपा के 6 और तृणमूल के 3 कार्यकर्ताओं की मौत, आगजनी और लूटपाट। गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट। भाजपा का कल देशव्यापी प्रदर्शन। पंजाब केसरी के अनुसार कल शपथ लेंगी ममता। शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है 7 दिन में दूर होगा दिल्ली का ऑक्सीजन संकट। नवभारत टाइम्स के अनुसार दिल्ली में पहली बार कोविड सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, 2 ट्रेन रास्ते में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। केंद्र ने कोरोना संबंधी चिकित्सा सामग्री के आयात पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं से इस महीने निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा। देश में 1,62,00,000 से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु और केरल में कड़े प्रतिबंध लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 2 दिन और बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।